गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल। उन कैसे आप इनको इजीली याद कर सकते हो, उसके लिए आपको इनके एक निमोनिक भी बताऊंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको हेनरी फ्योल के बारे में भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जो हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको बाद में कोई कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी काम आएंगे, जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट के जो पेपर है उसमें भी आपके काम आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जिसमें कॉमर्स के पोर्शन आते हैं, उसमें भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और 12th क्लास के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा कि मैंने अबाउट हेनरी फ्योल लिख रखा है, तो हम थोड़ा बहुत हेनरी फ्योल के बारे में जान लेते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन। थोड़ी बहुत हिस्ट्री, मतलब ये आपके पेपर में कभी कभी आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जो हेनरी फ्योल थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। आपको ये दिख ही रहा होगा कि उनका जो बॉर्न हुआ था, मतलब जो उनका जन्म 1841 में हुआ था, और जो उनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 19 नवंबर 1925 को। अब इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि एजुकेशन इनने किस चीज़ में कर रखी है। इनने जो एजुकेशन ले रखी है वो एक माइनिंग इंजीनियर पे ली थी। मतलब इनकी जो डिग्री 19 ईयर्स की एज में हेनरी फ्योल ने डिग्री ले ली थी, किसकी, माइनिंग इंजीनियर की। और वो एक माइनिंग स्टील कंपनी में एज अ माइनिंग इंजीनियर वो अपॉइंट हुए थे। बट उस टाइम पे जिस कंपनी में ये अपॉइंट हुए थे वो कंपनी एक बैंकरप्ट होने वाली थी, मतलब कि दिवालिया होने वाला था उस कंपनी का, पूरी तरीके से डूबने वाली थी, जो मैंने 3rd पॉइंट में लिख रखा है। एट दैट टाइम द कंपनी इज इन बैंकरप्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है, उनने अपने बहुत सारे प्लानिंग की, एक्सपीरियंस, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और 1988 में उनको क्या बना दिया, कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। मतलब उनने कंपनी के लिए उस टाइम पे बहुत सारे प्लानिंग की, जिससे कि जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, मतलब जो कंपनी दिवालिया होने वाली थी, वो कंपनी क्या होने लगी, ऊपर साइड को आने लगी। मतलब अब वो कंपनी प्रॉफिट गेन करने लगी। जब उनने अपनी पूरी प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया, कंट्रोल किया, बहुत सारी चीजें की उनने। कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैनेजर की क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज उनने देखा। और उसके बाद अपने ब्रेन का यूज करके, टेक्निक्स का यूज करके, इनने कंपनियों को बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचा दिया। जो इनकी कंपनी थी वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई थी। 1988 में वो क्या बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। 30 ईयर्स तक उनने पूरी कंपनी में काम किया। उसके बाद वो एक रिटायर हो गए। कब, 1918 में वो रिटायर हो गए। बट उस टाइम पे उनके पास इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गया था कि वो कंपनी के हर चीज के बारे में जानते थे कि अगर मैं कंपनी में ये करूंगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट दे सकता हूं, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूं, कैसे सब चीज में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। तो उनको इतनी सारी नॉलेज हो चुकी थी। उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी उनने कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया, मतलब बंद नहीं किया। उसके बाद भी उनने काम किया। उनकी एक बुक आई थी 1916 में, मतलब उनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस था। 1916 में उनकी एक बुक आई, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थी, जिसमें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनने टोटल 14 प्रिंसिपल्स बताए। मतलब 14 प्रिंसिपल्स, मतलब ये जनरली एक गाइडलाइंस होती है जो कि हमको बताती है कि कंपनी में अगर इन 14 प्रिंसिपल का यूज करूंगा तो कंपनी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब ये रूल्स नहीं है, तो मान ले रूल्स होते हैं जो कंपलसरी करने पड़ते हैं, बट दिस इज जनरल गाइडलाइंस। मतलब अगर मैं करूंगा तो मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस था और उनने अपनी कंपनी को बहुत हाई लेवल पे पहुंचा दिया था। तो उसी बुक में उनने 14 प्रिंसिपल्स भी लिखे थे। उसके बाद उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं और फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक टाइप से फादर ही हुए, क्योंकि उनने पूरा टाइम कंपनी को कैसे सही करना है, मैनेजरियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। जो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैनेजर के डिसीजंस के ऊपर थे कि मैनेजर को क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या कंपनी में करना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ग्रुप वर्क करना चाहिए, ये सब चीज़ उसमें दिया था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको जितने भी 14 प्रिंसिपल्स हैं उन सबको मैं डिस्क्राइब करूँगा एक एक करके। और इस वीडियो के लिए मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी ये। तो फर्स्ट वीडियो में मैं 7 या 8 प्रिंसिपल ले लूंगा, और बाद में फिर बचे हुए रिमेनिंग प्रिंसिपल्स
नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना 14 प्रिंसिपल, और हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है, मान लो ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये एक अकाउंटेंट है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक अकाउंटेंट है। अब अगर मैं इस सिक्योरिटी गार्ड को कहूं कि तुम सारा अकाउंट संभालो, क्या संभालो, अकाउंट संभालो, और इस अकाउंटेंट को कहूं तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, ये पॉसिबल है? मतलब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि हमको जो भी वर्क डिवाइड करना पड़ेगा उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना भी उनको एक्सपीरियंस है और जिस चीज पे एक्सपीरियंस है उसको वही वाला काम देंगे, ना कि किसी को कुछ भी दे दे अपनी मर्जी से। तो जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए, मतलब जिसने ट्रेनिंग कर रखी होगी या कोई आर्म फोर्सेस से रिटायर हो रखा होगा या फोर्सेस से रिटायर हो रखा होगा, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसकी बॉडी हो, तो हम उसको सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे। और जो अकाउंटेंट है, इसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, अकाउंट्स की नॉलेज होगी, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसको ये वाला वर्क देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जो हेनरी फ्योल का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम इसको अपनी कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में फॉलो करते हैं तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मान लो कि ये एक मैनेजर है, ये एक मैनेजर है, हमने इसके अंडर टोटल 1000 वर्कर्स की जिम्मेदारी दे रखी है कि इनको मैनेज करना है। अब इसके पास बहुत, एक तो अथॉरिटी कितनी है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, मतलब ये इतने सारे लोगों को देख रहा है, और उतनी ही ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि अगर एक मैनेजर कह रहा है कि तुमको एक टास्क कंप्लीट करना है इन वर्कर्स के थ्रू, अब तुम्हारे पास जितनी अथॉरिटी है उतनी ज्यादा तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है उतनी। मतलब जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपकी होगी कि टास्क प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, विदाउट एनी वेस्टेज होना चाहिए, वो सब आपको देखना है। मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसका क्या काम है, मतलब उसका क्या काम है कि बाहर से कोई बेकार सा जो कंपनी का नहीं है वो पर्सन तो नहीं जा रहा, जो कंपनी के लोग हैं वही आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी देखनी पड़ती है कि बाहर से कोई सीधा डायरेक्ट अंदर ना जा सके, वो सिक्योरिटी का काम है। मतलब उसकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को वो पूरा कर रहा है, ना कि पूरी कंपनी को संभाल रहा है। जैसे एक अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, अपर लेवल वाले पर्सन्स होते हैं, उनको पूरी कंपनी देखनी पड़ती है, मतलब उनके पास अथॉरिटी भी इतनी ज़्यादा है, मतलब उतने सब लोगों को वो देख रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी उनकी उतनी ज़्यादा है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जितनी आपकी अथॉरिटी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। मतलब कि अथॉरिटी उसके एक्सपीरियंस और काम के अकॉर्डिंग ही दो, ना कि किसी को भी कुछ भी अथॉरिटी दे दो कि ये कर लो वो कर लो, उससे वो पॉसिबल नहीं है। जितनी हाई अथॉरिटी होगी उतनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी लो अथॉरिटी होगी उतनी लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये वाला एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं, एक गार्ड के केस में और दूसरा मैनेजर के केस में। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। अब आप डिसिप्लिन से क्या समझते हैं कि कंपनी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कि अगर एक कंपनी का टाइम 7 AM है, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एक कंपनी में 7 AM हमने टाइम लिख रखा है। अब कोई वर्कर 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, ये डिसिप्लिन नहीं है, मतलब कुछ भी हो रहा है। इससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी में अगर कुछ भी ऐसा टाइप की चीजें होती है तो उससे पूरी कंपनी को इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो भी टास्क होते हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। ऐसे ही डिसिप्लिन में क्या हो सकता है कि एक कंपनी का कोई मैनेजर है, वो सोते रहता है या डिसिप्लिन से नहीं आता, कुछ भी पहन के आ जाता है। मतलब एक मैनेजर है, कोई उसके पास प्रॉपर तरीके से ना आता है, कभी भी आता है कभी भी चले जाता है, कंपनी का कोई काम नहीं देखता, वो सब किसके अंदर आता है, डिसिप्लिन। मतलब अगर कंपनी में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होगी तो कंपनी आगे बढ़ेगी, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि इसमें मेनली हो क्या रहा है। देखो, मान लो ये एक वर्कर है, ये एक वर्कर है। अब
इसके ऊपर मान लो ये दो इससे अपर लेवल के बॉस है या कोई मैनेजर है। अब इस बॉस ने इसको एक काम दिया, इस बॉस ने एक काम दिया इसको, और उसी टाइम पे ये जा रहा था तो दूसरे बॉस ने भी इसको काम दे दिया, मतलब जिससे अपर लेवल के पर्सन है दोनों ने इसको एक साथ काम दे दिया। इससे क्या होगा कि ये इंसान प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जो आगे से कमांड मिल रखी है वो दो पर्सन्स की मिल रखी है, ना कि एक की। मतलब अगर एक का होता तो ये प्रॉपर तरीके से उस काम को करके आता। अब इसके पास टेंशन क्या है, दो काम करने हैं मुझे और वो भी जल्दी से। इससे क्या होगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब इस काम को सही से कर नहीं पाएगा, प्रॉपर टाइम में भी नहीं कर पाएगा और बहुत सारा नुकसान भी होगा। अब इसी जगह तीन लोग आ गए, तीन लोगों ने इसको काम दे दिया, तो इससे क्या होता है, कंपनी की जो मेन एम है वो पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय एक ही टाइम पे इतने सब लोगों से कमांड लेगा, कमांड मतलब कि इतने सारे लोग उसको कमांड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंपनी में सही से एक वर्क नहीं हो पाएगा, मतलब जो वर्कर है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर वर्कर सही से वर्क नहीं कर पाएगा तो वो हमारी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। उससे हमारी जो मेन एम है उसको भी हम अचीव नहीं कर सकते। किसमें होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्या है ये, क्योंकि कमांड की एक पर्सन और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में क्या होगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज टाइप के हो जाते हैं वो। तो देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ लो आप, मान लो ये एक वर्कर है, ये एक मैनेजर है, ये एक डायरेक्टर है, ये एक अकाउंटेंट है। अब देखो वर्कर क्या करता है, जो भी कंपनी में वर्क होता है, मतलब मशीन से रिलेटेड या कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वो सब काम कौन करेंगे, वर्कर करेंगे। सेकंड, अगर ये मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा, सबको मैनेज करेगा, ये उसका काम है। थर्ड, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या करेगा, हमारे अकाउंट्स मैनेज करेगा कि अकाउंट्स में कुछ बेकार तो नहीं हो रहा या कुछ तो नहीं हो रहा। चौथा क्या, डायरेक्टर, डायरेक्टर सारा प्लान करेगा ऊपर से कि नीचे काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है करके, पूरा प्लान करेगा, पूरे प्लान्स बनाएगा। तो सबके अपने अपने अलग अलग वर्क है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। तो इसमें क्या होगा, सब तो अपना अपना काम कर रहे हैं, पर एक कॉमन क्या होता है उनमें, सबका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करें, मतलब अपने जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। भले ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, डायरेक्टर कुछ और कर रहा है, तो मेन सबका जो एम होता है वो क्या होता है, कंपनी के जो एम है, मतलब कंपनी का जो गोल है उसको अचीव कर सके हम। तो कमांड में क्या होता है, कमांड में होता है कि एक सिंगल बॉस से हमको डायरेक्शन मिलनी चाहिए, मतलब एक सिंगल बॉस हमको कमांड करना चाहिए, कि ना कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं खाली हमको कमांड दे रहे हैं कि ये करो ये करो। कमांड वाले केस में क्या होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। अगर बहुत सारे हमारे जो अपर लेवल वाले लोग हैं अगर वो हमको कमांड देंगे, तो इसीलिए एक सिंगल कमांड होनी चाहिए। डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन कुछ भी काम करे, पर जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है कंपनी का या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब समझ लो आप कि एक वर्कर है, वर्कर अपना काम करता है, वैसे ही मैनेजर भी अपना काम करता है, पर हमको अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, सामने वाला ना करे कुछ फायदा नहीं, कि मैं अपना, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ धोखेधड़ी करता हूँ कंपनी से। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए, मतलब हम अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं सोच सकते। किस चीज़ के लिए सोचना चाहिए हमको, अपना म्यूचुअल और जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो कंपनी का जो भी इंटरेस्ट है, जो कंपनी की भलाई के लिए है, कंपनी के बेनिफिशियल है, वो सब आपको सोचना पड़ेगा, ना कि खुद का इंटरेस्ट, मतलब जिससे हमारी कंपनी का गोल अचीव हो सके। अगर कंपनी का गोल अचीव होगा तो हम लोगों का भी गोल अचीव हो जाएगा, हमको बोनस मिल सकता है अगर हम प्रॉफिट में है तो। अगर कंपनी का ही गोल अचीव नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, कंपनी डूब भी सकती है। तो इसीलिए हमारा खुद का इंटरेस्ट मायने नहीं रखता, पूरी कंपनी का इंटरेस्ट मायने रखता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू अ पर्सन। रेम्यूनरेशन टू अ पर्सन मतलब कि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं
तो उनकी जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलने चाहिए, उनको सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे एक वर्कर है, जो भी वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए। थोड़ा हाई लेवल वाला अकाउंटेंट है, वो अपने उसके लिए उसने बहुत सारी मेहनत की होगी, पहले उसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, अकाउंट्स की नॉलेज होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलनी चाहिए। वैसे ही मैनेजर को उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। जो मेन ऊपर के डायरेक्टर्स हैं वो पूरे प्लान कर रहे हैं कंपनी को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, पूरे प्लान बना रहे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। तो जो रेम्युनरेशन है वो सबको उनके वर्क और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ना कि किसी को भी कुछ भी दे दें। जो हेनरी फ्योल थे उनने इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया अपनी कंपनी में और उनकी कंपनी बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक बॉस है, ये बीच में एक बॉस है और ये नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं। अब वैसे सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर इन वन हैंड। पावर इन वन हैंड मतलब पावर जो होती है एक ही के पास होती है, ना कि उसका बंटवारा होता है। तो जो भी डिसीजंस लेगा यही लेगा, बॉस लेगा, मेन जो पर्सन होगा वही सारे डिसीजन लेगा, नीचे वाले कोई नहीं लेंगे। ये क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इन वन हैंड। सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो पावर के बंटवारा हो जाता है, मतलब हिस्से हो जाते हैं। अब जो सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन में, जैसे कि अगर ये बॉस है तो नीचे के सबऑर्डिनेट्स अपने अपने खुद के जो उनके लेवल के डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं। वो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, मतलब इनने अपने खुद के डिसीजन लेना है, डायरेक्ट यहां नहीं आना है। क्योंकि मान लो एक वर्कर है, उसको पता है कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, मतलब वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो वर्कर को पता है, ना कि अपर लेवल की जो पर्सन है उसको पता है। और उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो लेवल के, जो थोड़े से हाई लेवल के, उनको बता सकता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसका डिसीजन वहीं पर ले सकते हैं। अब कंपनी में जो है वो सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है और डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। कि अगर कंपनी में अगर मैं पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दूं, मतलब सब काम मैं ही करूं, तो कंपनी नहीं चल सकती, क्योंकि उसको सब चीज की नॉलेज नहीं है। और डिसेंट्रलाइजेशन में भी ये डिसेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पावर को डिवाइड कर दूं तो जो ये सेंट्रलाइजेशन मतलब एक बहुत अथॉरिटी है, मतलब हाई पावर के जो टॉप लेवल के जो पर्सन्स हैं वो किस लिए रख रखे हैं हमने, उनको तो बहुत सारी नॉलेज होगी ना, तभी तो वो टॉप लेवल पे है। तो ना ही सेंट्रलाइजेशन ना ही डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वही हमको कंपनी में रखना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे वाले लोग एक दूसरे के डिसीजन लेंगे और बाद में इसको बताएंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, पूरा मेन फाइनल डिसीजन लेगा। ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। तो अभी मैंने आपको 8 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल बता दिए हैं। अब ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट निकालूंगा जिसमें बाकी के बचे हुए जो 6 पार्ट्स हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, और इन जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको कैसे आप इजीली याद कर सकते हो। मतलब अगर पेपर में भूलने की बीमारी है तो इनके लिए एक निमोनिक्स भी लेके आऊंगा मैं, कि निमोनिक्स मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो जल्दी से याद कर देती है आपको, एक लाइन, एक सेंटेंस, जिससे 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड अपलोड करता हूं तो आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।